हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वो भी इसी चैप्टर के साथ कवर हो जाएगा। AS 13 का नाम है जी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स और हमारे चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों साथ साथ कवर करके हम चलेंगे। देखो जी, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन कवर होता है और इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर होता है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में आपको 6 से लेकर 10 नंबर तक का, 6, 8 या 10, 6 से लेकर 10 नंबर तक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी 5 नंबर का इसी चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का और साथ में AS का क्वेश्चन भी आ गया, AS 13 से 5 नंबर का। तो ये चैप्टर इक्वली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस AS पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो सर चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ध्यान से बस चीजों को समझते चलना है और अपना दिमाग को ओपन रखना है। दिमाग की बत्ती कहते हैं ना, जलाए रखनी है आपको। ठीक, अगर आप सोचोगे सर फटाफट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सर इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। लेकिन अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो सर इस चैप्टर को आपको नफरत हो जाएगी, आपको बड़ा टफ लगने लग जाएगा। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से इसको समझते चले जाना। ठीक, चलो जी, तो हेडिंग डालिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 AS 13 कवर होता है। AS 13 का नाम क्या है सर? AS 13 का एग्जैक्ट नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, तो मतलब AS 13 के हिसाब से अगर आप आंसर लिखोगे, अगर आप AS 13 के हिसाब से आंसर लिखोगे, एक मिनट रुको, हाँ जी, अब आ रही है स्क्रीन सबको? ठीक, तो अगर आप AS 13 के हिसाब से आंसर लिखोगे तो यू हैव टू राइट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, चलो जी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ के चलने हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लगभग मैंने इस चैप्टर को 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, बाकी 8 के अंदर सब टॉपिक्स आएंगे छोटे छोटे से। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट इज योर मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, कि सर AS 13 किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता है, एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि आप इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई करके चलोगे। उसके बाद कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे शो करोगे, जिसे आप कैरिंग अमाउंट भी कहते हो। कैरिंग अमाउंट को दूसरा नाम होता है कैरिंग अमाउंट का बुक वैल्यू, कि सर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, एज पर AS 13 चैप्टर में सीख के चलेंगे। उसके बाद आप देखोगे सर रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि सर अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट के नेचर को चेंज कर देता हूं, अपने इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन को चेंज कर देता हूं, तो किस तरीके से काम होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकलेगी। भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं तो किस वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करोगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आता है आपके पास
8th, डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या चीजों को डिस्क्लोज करके चलोगे, एज पर AS 13 भी और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 भी, शेड्यूल 3 के हिसाब से भी। ठीक, करें जी स्टार्ट। तो ये टॉपिक्स हमें कुछ कवर करने हैं इस चैप्टर में। आओ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये टॉपिक ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहले मैं आपको AS पार्ट कवर करा रहा हूं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे डील करोगे, फिर प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। ठीक, तो लिखो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि सर बच्चे पूछेंगे कि सर ये वाला चैप्टर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रजिस्टर में करना है या प्रैक्टिकल के रजिस्टर में करना है। जो आज वाली क्लास है वो AS वाले रजिस्टर में करना, और अगली वाली क्लास के बाद सारा प्रैक्टिकल रजिस्टर में करना, क्योंकि सर आज वाला एरिया है मैं सारा आपको AS से रिलेटेड डील कराऊंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें सारी आज आपको करवा दूंगा। तो आज वाली क्लास का जितना भी काम है वो AS रजिस्टर में करना, और बाकी कल वाली क्लास से जो अपना काम स्टार्ट होगा वो आप अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में कर सकते हो, उसमें क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर ये इन्वेस्टमेंट होती क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एज गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13? वो कहता है इन्वेस्टमेंट मीन्स assets held by the enterprise for earning income by way of dividend, interest and rentals, या फिर और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? ये हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर इन्वेस्टर के लिए तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। अगर आप बोलो कि सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं पढ़ा रहे, मान लो शेयर्स हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये अकाउंटिंग, ये जो AS 13 है मुझ पर अप्लाई हो रहा है कि मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट है। जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे उसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, उसके लिए तो वो कैपिटल है। ठीक है जी, तो मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा? ये इन्वेस्टर के ऊपर स्टैंडर्ड लगता है, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज के ऊपर स्टैंडर्ड लगता है। या तो मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं इन्वेस्टर हूं, या अगर मेरी कोई कंपनी है या मेरी कोई फर्म है वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज हो जाएगी। तो इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज के ऊपर ये स्टैंडर्ड लगता है। ठीक, आगे लिखो असेट हेल्ड एज stock in trade are not investments. Assets held as stock in trade are not investments. देखो जी, हाँ जी, अब ये डेफिनेशन क्या कहती है इन्वेस्टमेंट की, ध्यान से समझो। वो कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट मींस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स हैं जो कि एंटरप्राइज ने अपने पास रखे हैं, किस पर्पस के लिए? इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए, क्या पर्पस है? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम कमाने के लिए, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल। मान लो अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं उस इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड कमाऊंगा,
या इंटरेस्ट कमाऊंगा या रेंटल कमाऊंगा, तो वो आइटम मेरे पास क्या हो जाएगी, एज अ इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। मान लो सर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिविडेंड कमाऊंगा, रिलायंस इंडस्ट्री से क्या कमाऊंगा, डिविडेंड कमाऊंगा, तो मेरे लिए वो शेयर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज, मैंने सर इंफोसिस कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया, मैंने इंफोसिस कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया। मैंने डिबेंचर क्यों खरीदा, मैंने इंफोसिस में इन्वेस्टमेंट क्यों करी, मैंने इंफोसिस का डिबेंचर किस लिए परचेज किया, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कमाने के लिए। मैंने अपना किसी भी और कंपनी के, टाटा की किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, या मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो मैंने गवर्नमेंट के कुछ सरकारी बॉन्ड्स खरीद लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सर बॉन्ड से मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो मेरे लिए वो बॉन्ड्स क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद रेंटल्स, सर रेंटल का मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंट, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंट, दैट इज ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने सर एक बिल्डिंग खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को मैंने किराए पे चढ़ाना है, मैं उस बिल्डिंग का यूज नहीं करूंगा, मैं उस बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, मेरी फिक्स एसेट नहीं बनेगी, मेरी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बनेगी। ठीक है। मैंने गाड़ियां खरीदी, मैंने गाड़ियां खरीदी अपने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, मैंने गाड़ियों को रेंट पे देना है, इसलिए मैंने गाड़ियां खरीदी, तो गाड़ियों में जो मैंने पैसा लगाया है दैट इज माय इन्वेस्टमेंट्स, तो मेरे लिए वो कार्स क्या कहलाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगी। तो अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल, तो वो आइटम, वो एसेट आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक पॉइंट बताइए जी, पॉइंट समझ में आता है। या फिर आपने एसेट खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि सर आपने कोई एसेट खरीदा जस्ट फॉर द पर्पस कि सर उसकी वैल्यू बढ़ जाए और मैं उससे गेन कमाऊं। जैसे आपने किसी गांव में, किसी विलेज में कोई लैंड लेकर रख ली, आपने किसी विलेज में, किसी गांव में लैंड खरीद ली, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर उस लैंड को आप रेंट पे नहीं चढ़ा रहे, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस लैंड को रखूंगा मैं अपने पास, जब तक उसकी वैल्यू ना इंक्रीज हो जाए तब तक मैं उसे बेचूंगा नहीं, दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। जनरली लोग करते हैं सर, जैसे कोई एरिया होता है जहां पर डेवलपमेंट होने वाली है, जैसे नोएडा के कुछ एरियाज हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा वगैरह, अब ग्रेटर नोएडा में सर हाईवे बन गया है और ये मेट्रो की भी वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, तो मान लो अगर मैंने आज से 10 साल पहले ग्रेटर नोएडा में कोई जमीन खरीद के रखी थी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सर 10 साल बाद जब उस एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगी तो मैं उस लैंड को क्या करूंगा, बेच दूंगा। क्योंकि सर मान लो मैंने जमीन 10 साल पहले 1 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन हो सकता है सर 10 साल बाद उस जमीन की जो कीमत है वो 1 लाख से कूद कर सर 1 करोड़ हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कोई भी एसेट खरीदते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और वैल्यू बढ़ जाने के बाद आप उससे प्रॉफिट कमाओ, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक। या फिर अगर आप कोई अदर पर्पस के लिए, अदर बेनिफिट के लिए कोई एसेट खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो सर अगर आपने कोई एसेट खरीदा है डिविडेंड कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए या रेंट पे देने के लिए, तो वो आइटम आपकी इन्वेस्टमेंट है। या फिर अगर आपने कोई एसेट खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, तो भी वो आइटम आपकी क्या है, एसेट, इन्वेस्टमेंट्स है। सर एसेट्स जो मेरे पास एज अ स्टॉक इन ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते। जैसे सर मैंने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, अब मेरा स्टॉक से भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं स्टॉक को रखे रखूंगा और बेच दूंगा, रखे रखूंगा और बेच दूंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन है सर। स्टॉक को रखा है मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, लेकिन सर स्टॉक इन ट्रेड आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, उसके लिए स्पेसिफिक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS2 डील करता है उसको। एक ब्रोकर ने कई सारे शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, कई सारे शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीद के रखे हुए हैं कंपनीज के, लेकिन ब्रोकर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब ब्रोकर का ऑब्जेक्टिव है उन शेयर सिक्योरिटीज को बेचना और उस पे कमीशन वगैरह कमाना। तो सर ब्रोकर ने जो सिक्योरिटीज खरीद के रखी हुई हैं वो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। क्योंकि सर ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर का नॉर्मल बिजनेस है स्टॉक्स को बेचना खरीदना, तो वो स्टॉक्स उसके लिए क्या कहलाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर होता है।
क्या होता है सर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आर द एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स। दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। और थर्ड इज फॉर द पर्पज ऑफ अदर बेनिफिट्स बाय द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। और इसमें स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। ठीक, क्लियर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। अगला पॉइंट लिखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, कि ये स्टैंडर्ड किस पर लगेगा। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड किस पर लगना है, किस पर लगेगा। तो लिखो, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड does not deal with the following। मतलब इन चीजों पे नहीं लगेगा। पहला, द बेस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड and rentals earned on investment। साथ साथ समझते रहना सर, साथ साथ समझते रहना क्या कह रहा हूं मैं। वो कहता है कि सर ये एएस आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, ये एएस आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लग रहा है, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट्स पे होने वाले इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे। कहने का मतलब सर इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, वो एएस 13 में नहीं लिखा। एएस 13 में सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें लिखी है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम को, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, वो एएस 13 में नहीं लिखा। उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है, दैट इज योर एएस 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वो एएस 9 में लिखा है। इनकम रिकॉग्नाइज करने का तरीका कहां बता रखा है सर, एएस 9 में बता रखा है। उसके बाद ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज। मतलब सर अगर आप कोई एसेट खरीद कर लीज पर दे देते हो, जैसे मैंने अभी गाड़ियों का एग्जांपल लिया कि मैंने गाड़ियां खरीद कर लीज पर दे दी या रेंट पे दे दी, तो सर अगर ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है, लीज स्टैंडर्ड में कवर हो जाती है। वो उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, दैट इज एएस 19। मतलब अगर हमारी जो आइटम है, अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो लीज में कवर होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे वो फाइनेंशियल लीज हो, तो उसके ऊपर भी सर एएस 13 नहीं लगता, एएस 19 लग जाता है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। उसके बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज, लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज। मतलब अगर सर आपने इन्वेस्टमेंट करी है इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, जैसे कि आपको पता है कि सर आपको अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करनी है आज से 15 साल बाद, या आपको अपने एम्प्लॉय को पीएफ पे करना है आज से 15 साल बाद, तो आपने क्या करा, कुछ पैसा सर आज ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया, उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। तो सर वो इन्वेस्टमेंट जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से रिलेटेड है वो आपकी इस एएस 13 में कवर नहीं है, क्योंकि सर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के ऊपर हमारा एक स्पेसिफिक एएस है, एएस 15 इंप्लॉय बेनिफिट, वो डील करके चलता है इस एरिया को। ठीक, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो सर यहां पर आईआरडीए की रेगुलेशंस लगती हैं, एएस 13 नहीं लगता, आईआरडीए के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी काम करके चलती है। ठीक, समझ में आया जी। उसके बाद ये स्टैंडर्ड किस पे नहीं लगता, ये स्टैंडर्ड जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि सर उनका अपना रेगुलेटर है। जितने भी आपके वेंचर कैपिटल फंड है,
उन पर भी नहीं लगता, उनका भी अपना रेगुलेटर है, क्योंकि सेबी वगैरह डील करके चलता है इन्हें। म्यूचुअल फंड्स को, वेंचर कैपिटल फंड को सर सेबी रेगुलेशंस डील करती हैं। एंड और रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, सर कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो पोर्टफोलियोज वगैरह बनाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके ऊपर भी नहीं लगता कि सर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर भी नहीं लगता, क्योंकि सर बैंक्स आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करता है। और जितने भी आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर भी नहीं लगता, क्योंकि सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करके चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, जितने भी म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, उनके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि सर उनके ऊपर सेबी रेगुलेशंस आती हैं। जितनी भी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके ऊपर भी नहीं लगेगा, उनके ऊपर भी सेबी रेगुलेशंस है। जितने भी आपके बैंक्स हैं, बैंक्स को सर आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो आरबीआई के हिसाब से बैंक काम करेंगे। और जितने भी आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी सर आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो उनके ऊपर भी AS13 नहीं लगता। ठीक, तो AS13 किन पर नहीं लगता सर? AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बताता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बताता है, क्लासिफिकेशन बताता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, चाहे वो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रेंटल हो, उसके ऊपर AS13 नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक AS है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दूसरा, अगर आपने एसेट ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीज पर दे रखी है तो भी सर AS अपना 13 नहीं लेगा, उसके लिए AS19 अलग से है हमारे पास। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, भाई आप एक कंपनी हो, आप अपने एम्प्लॉय का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ साल बाद ग्रेचुटी पे करनी है, तो आप इकट्ठा करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हो कहीं, तो भी आपके ऊपर AS13 नहीं लगेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट है वो, लेकिन तो भी आपके ऊपर AS13 नहीं लगेगा। वो क्या हो जाएगा, वो AS15 पे कवर हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो सब इन्वेस्टमेंट करती है, IRDA के हिसाब से वो काम करके चलती हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, वेंचर कैपिटल फंड हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, सब सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से करती हैं। बैंक्स हो गए या PFIs हो गए, वो आरबीआई के हिसाब से काम करके चलते हैं। डन। इन सबको छोड़ के अगर आपकी कोई भी आइटम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में कवर होती है तो उनके ऊपर सर AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लग जाएगा। ठीक, क्लियर है सर? मीनिंग समझ में आता है, एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है। अब अगला टॉपिक आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हाउ विल यू क्लासिफाई योर इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि सर हाउ विल यू क्लासिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सर इन्वेस्टमेंट मेरी दो तरीके की होती हैं, एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ये दो ही तरीके की होती हैं, लेकिन इसके मीनिंग आपको थोड़ा सा और डिटेल में, ज्यादा डिटेल में समझ के चलना है। पहले लिखो जी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। देखो जी क्या कहता है करंट इन्वेस्टमेंट में, अ करंट इन्वेस्टमेंट is an investment that is readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year from the date on which
सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। हाँ जी, क्या कहता है करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में? वो कहता है सर हाँ जी, वो कहता है सर करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? करंट को शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो आप। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? लेकिन सर नाम एएस में करंट वर्ड यूज करा है, करंट नॉन करंट तो आपको वही यूज करना है, हालांकि मतलब वही है सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? वो कहता है करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है दैट इज, पहला पॉइंट, रेडिली रियलाइजेबल। रेडिली रियलाइजेबल मतलब सर अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को आज बेचने चले जाओ तो वो बिक जाएंगी, मतलब उसकी मार्केट अवेलेबल है, उसकी मार्केट अवेलेबल है। एंड is intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। मतलब अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं और सर खरीदते समय मेरी इंटेंशन है कि मैं उसे विद इन अ ईयर बेच दूंगा, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज माय करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सर जिस भी दिन पे आप इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर रहे हो वो बिकने लायक होनी चाहिए, उसकी मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि 1 दिसंबर आज, लेट अस से 1 दिसंबर आज मैंने एक इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, शेयर्स खरीदे किसी भी कंपनी के, रिलायंस के शेयर खरीदे मैंने, और मेरी इंटेंशन है कि मैं विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि 1 दिसंबर से 1 साल के अंदर अंदर मैं उन शेयर्स को क्या करूंगा, बेच दूंगा। ठीक, इन शेयर को क्या करूंगा, बेच दूंगा। ओके सर, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद के रख ली। 31 मार्च आ गई आज, 1 दिसंबर 2019 को खरीदी, अब 31 मार्च 20 आ गई, अब मुझे उस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करना है एज करंट और नॉन करंट। कैसे क्लासिफाई करूंगा? वो कहता है कि सर 31 मार्च को चेक करो कि सर जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो क्या आपकी इंटेंशन विद इन अ ईयर डिस्पोज ऑफ करने की थी? आंसर इज यस, कि भाई 1 दिसंबर को जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो विद इन अ ईयर डिस्पोज ऑफ करने की इंटेंशन थी। ठीक, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी चीज वो कहता है 31 मार्च 20 को ये भी देख लो कि क्या वो इन्वेस्टमेंट बिक सकती है या नहीं, क्या वो रेडिली रियलाइजेबल है या नहीं, क्या उसकी मार्केट अवेलेबल है या नहीं। अगर तो दोनों कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तब वो इन्वेस्टमेंट मेरी क्या कहलाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। सर अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इन्वेस्टमेंट करंट नहीं है, फिर वो नॉन करंट बन जाएगी, फिर वो नॉन करंट बन जाएगी। एक और एग्जांपल सुनो, आज है सर 15 जनवरी 2020। 15 जनवरी 2020 को मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है सर। लेकिन 15 जनवरी को जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं विद इन अ ईयर इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं विद इन अ ईयर इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा। ओके सर, अब आ गई 31 मार्च 2020, अब मुझे क्लासिफाई करना है उस प्रॉपर्टी को एज अ करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या चेक करूंगा? पहली चीज कि सर जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो क्या आपकी इंटेंशन उसे बेचने की थी विद इन अ ईयर? आंसर इज यस, जब मैंने 15 जनवरी को खरीदी थी तो विद इन अ ईयर इन्वेस्टमेंट बेचने की इंटेंशन थी। सर इंटेंशन से काम बन जाएगा, इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, तो आपकी इंटेंशन थी कि मैं विद इन ईयर उसे बेच दूंगा। दूसरी चीज, आप 31 मार्च 2020 को यह चेक करोगे कि क्या वो इन्वेस्टमेंट, क्या वो प्रॉपर्टी अगर मैं आज ही बेचने जाऊं बिक सकती है या नहीं। अगर तो बिक जाएगी, बिक सकती है, मार्केट उसकी अवेलेबल है, दैट इन्वेस्टमेंट इज माय करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर अगर वो इंटेंशन तो थी विद इन ईयर बेचने की, लेकिन 31 मार्च 20 को उसकी मार्केट अवेलेबल नहीं है, रेडिली रियलाइजेबल नहीं है, तो सर वो आप करंट इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट रेडिली रियलाइजेबल। उसको आप क्या बोलोगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब समझ करूंगा अगर मैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है और आपकी इंटेंशन है कि आप विद इन अ ईयर उसे डिस्पोज ऑफ कर दोगे, बेच दोगे, और उसकी मार्केट अवेलेबल है, दैट इज रेडिली रियलाइजेबल, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, क्लियर? आओ जी एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो इसी के अंदर ही। ए लिमिटेड एक्वायर, एक्वायर मतलब परचेज करना, एक्वायर 1000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे। कब खरीदे? ऑन
1 अप्रैल 2018 को विद एन इंटेंशन to hold them for a period of 15 months। ठीक, वो कह रहा है इंटेंशन थी कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को 15 महीने के लिए होल्ड करूंगा, यानी कि 1 साल से ज्यादा होल्ड करोगे। क्या बन जाएगी सर? ये हमारी नॉन करंट बन गई, क्योंकि सर दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। वो कहता है क्लासिफाई ऑन 31 मार्च 19, क्लासिफाई ऑन 31 मार्च 19। ध्यान से आंसर देना, ध्यान से आंसर देना। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज होता है एज पर एस 13। बच्चा क्या कंफ्यूज होता है? सर अगर मैं 31 मार्च 19 को चेक करूं तो सर अभी तो इन्वेस्टमेंट को 1 ही साल पूरा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं बोलोगे आप कि 31 मार्च 18 को 1 ही साल पूरा हुआ है तो क्यों ना मैं ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट बोल दूं। नहीं, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को भी खरीद लेते, 1 दिसंबर को भी खरीद लेते, 1 मार्च को भी खरीद लेते, और आप इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन 15 महीने की रख रहे हो, तो सर तब भी वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट ही कहलाएगी। कहने का मतलब है सर इंटेंशन से काम बनेगा कि जब आपने खरीदी थी, क्या इंटेंशन थी आपकी? आपकी इंटेंशन थी कि मैं उसे 15 महीने बाद बेचूंगा, तो वो आपकी क्या बनेगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनेगी, भले ही उसका टाइम पीरियड 1 महीने से 1 साल से कम का क्यों ना हो एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ठीक, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से। तो एज पर एस 13 सच इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एज इट इज नॉट intended to be held for a period of 1 year, although the period on 31 मार्च 19 is less। ठीक, वो कह रहा है भले ही 31 मार्च 19 को इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कम क्यों ना हो, लेकिन आपको इंटेंशन देखनी है। इंटेंशन क्या आती है सर? 15 महीने बाद की, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, तो ये होता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज योर करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं दूसरी चीज बोलूं कि सर व्हाट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आप बड़ी आराम से बता सकते हो कि सर अगर जो इन्वेस्टमेंट हमारी करंट में क्लासिफाई नहीं हो रही है वो क्या बन जाएगी? ऑब्वियसली नॉन करंट बन जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट आपकी करंट नहीं है वो क्या बनेगी? नॉन करंट। तो इसकी डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अभी लिखते हैं उसको भी। तो पहले ये बॉक्स में डाल लेते हैं। अगली लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट्स other than current investments are termed as non current investments
other than current investments are termed as non-current investments. ठीक ठीक, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपकी करंट नहीं है वो क्या कहलाएंगी, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लेकिन नॉन करंट में एक चीज लिख लो सर, एक इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, लिखो। है ये लॉन्ग टर्म का ही पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी, तो लिखो इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग that is not intended to be occupied substantially for use or in their operations, ऐसे लिख दो, और इन द ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये लॉन्ग टर्म का ही पार्ट, नॉन करंट का पार्ट, लेकिन मतलब क्या इसका, वो कहता है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग करी है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को सब्सटैंशियली अपने बिजनेस में यूज नहीं करोगे या अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज नहीं करोगे, सिर्फ आपने खरीद के रख ली। सब्सटैंशियली का मतलब होता है सर मेजर पोर्शन, मतलब सर अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है लेट अस से 1000 करोड़ 1000 एकड़ की, 1000 एकड़ की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, तो सर 1000 एकड़ में से अगर आप 10 एकड़ जमीन अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो सर वो आपकी बिजनेस यूज नहीं कहलाती है। वो कहता है सब्सटैंशियल यूज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 1000 एकड़ में से आप 800 एकड़ अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, आपने 800 एकड़ पे फैक्ट्री बना दी और 200 एकड़ आपने रखा हुआ है, तो सर वो सब्सटैंशियल यूज इन बिजनेस कहलाएगा। कहने का मतलब है कि थोड़े बहुत यूज अगर आप बिजनेस में कर रहे हो ना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्सटैंशियल यूज नहीं होना चाहिए बिजनेस में। क्या कहता है, अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है जिसका सब्सटैंशियल यूज आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में नहीं कर रहे हो, देन दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द हेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली और बिल्डिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा मैं अपने बिजनेस में करता हूं, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी और छोटा सा नीचे मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी बिल्डिंग मैंने लेकर रख रखी है, तो वो बिल्डिंग मेरी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक, मैं उसे अपना फिक्स एसेट नहीं बोल सकता। हाँ, अगर मैं उस बिल्डिंग को मेजर पोर्शन, उस बिल्डिंग का मेजर पोर्शन अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो फिर वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, मेरी फिक्स एसेट, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं उसे बोलूंगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इफ अ कंपनी परचेज land and building not for its business use but for earning rent by letting out then such land and building is not a fixed asset, या property plant and equipment कुछ भी लिखो, is not a fixed asset, it is an
investment, it is an investment, or even if building is not let out but held for held for capital appreciation, then also it is an इन्वेस्टमेंट। आया पॉइंट समझ में? हाँ जी, आया पॉइंट समझ में? क्या कहता है वो? कहता है कि सर अगर मान लो कंपनी ने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, वो क्या करता है, उसको खरीदा है और उससे रेंट वगैरह कमाना है, तो वो उसकी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और सर मान लो सर लेट आउट नहीं किया, रेंट नहीं कमाना, फिर भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, तब भी वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में लिखा गया था कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंट या फिर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, देन दैट आइटम इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कि सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, एरो लगा के लिखना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज एट कॉस्ट मॉडल। ठीक, वो कहता है कि सर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, भले ही इसका आइटम ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गई, लेकिन इसके ऊपर AS 13 नहीं लगता, इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। सर चाहे किसी भी तरीके की लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे वो फिक्स एसेट हो या इन्वेस्टमेंट हो, AS 10 के हिसाब से काम होगा, और AS 10 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से इसे आप कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करोगे, यानी कि कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक, लैंड है तो सर डेप्शन लगेगा नहीं, ये आपको सबको पता है पॉइंट। क्लियर? तो समझ में आता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है? मेजरली देखा जाए तो सर दो ही तरीके की होती हैं, दैट इज योर करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसको भी बॉक्स में डाल दें। ठीक, लो जी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं और आप इसको एक बार देखो सारा पॉइंट। करंट के साथ लिख लेना सर, करंट को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और नॉन करंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये लो जी फुल स्क्रीन कर देता हूं, एक बार इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्लासिफिकेशन।
हाँ जी, आया चीज समझ में? चलो, अब लिखो सर कैरिंग अमाउंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एरिया आता है आपका पॉइंट नंबर 4, कैरिंग अमाउंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन किस तरीके से होगी। पॉइंट नंबर 4 कि सर कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, कैरिंग अमाउंट ऑब्लिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर अगेन ये भी डिपेंड करेगा किस पे, कि आपकी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके की है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो सर क्लासिफिकेशन का वैल्यूएशन का रूल अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यूएशन का रूल अलग है। तो लिखो अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो इफ योर इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट तो वैल्यूएशन आप उसकी किस तरीके से करोगे। अच्छा, ये वैल्यूएशन कब हो रही है? बैलेंस शीट डेट पर होती है। वैल्यूएशन कब होती है? बैलेंस शीट डेट पे होती है। जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन होती थी बैलेंस शीट डेट पे, वैसे यहां पर भी वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट पर होगी। तो लिखो द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट is lower of cost और फेयर वैल्यू। कॉस्ट और फेयर वैल्यू क्या रूल है सर? व्हाट इज द रूल? रूल टू वैल्यू द करंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दैट इज द रूल टू वैल्यू द करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, आगे एनी रिडक्शन to fair value, any reduction to fair value and any reversal of such reduction are included in statement of P&L। वो कहता है सर अगर आपकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, अगर आपकी फेयर वैल्यू में गिरावट आ रही है तो सर वो गिरावट या फिर वो गिरावट का रिवर्सल वो सब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ करके चलना पड़ेगा। तो सर सिंपल रूल मैंने क्या देखा कि करंट इन्वेस्टमेंट के केस में वैल्यूएशन कैसे होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। और अगर फेयर वैल्यू में रिडक्शन आती है या फिर रिवर्सल ऑफ रिडक्शन होगा तो दैट इज रिटन ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब सबसे पहले तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट करंट है या नॉन करंट है। अगर करंट है तो इस रूल के हिसाब से आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब आगे जाके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमें यही सीखना है कि सर ये कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाएगी, कॉस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, ये आपको देखना है एट बैलेंस शीट डेट। उसके बाद अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, if my investment is non current investment, तब क्या रूल है? then rule to value the investment is, लिखो वो कहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। कॉस्ट पर कैरी करोगे सर इसे, यानी कि हमेशा आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर ही शो होंगी। ठीक, उसके बाद इफ देर इज
if there is decline other than temporary in the value of non-current investment, in the value of non-current investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. ठीक, पहले लिखवा देता हूं पॉइंट आपको सारा, उसके बाद लिखो द रिडक्शन इन carrying amount is charged to the statement of P&L the reduction in carrying amount is reversed when there is a rise in the value of the investment or the reason for reduction no longer exist. उसके बाद लिखो नॉन करंट के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हालांकि ये मैं आपको लिखवा चुका हूं लेकिन यहां दोबारा लिख लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे होगी, वो होगी एज पर AS10 कॉस्ट मॉडल लगाकर। लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is recognized at cost model as per AS10 PPE। ठीक है, as per AS10 PPE। आओ जी, अब समझे इसे, पहले एक बार आप नोट कर लो, इसे कॉपी कर लो, फिर इसको एक बार समझते हैं।
हाँ जी, अब समझो जी इसे क्या पॉइंट है ये। देखो जी, हम कर रहे हैं सर कैरिंग अमाउंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे होनी है, इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट डेट पे किस वैल्यू पर दिखाओगे, वो भी तो चाहिए ना। उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो रूल क्या है सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। और अगर फेयर वैल्यू में रिडक्शन हो रही है, अगर आपकी फेयर वैल्यू ही डाउन जा रही है, तो आप क्या करोगे, उस रिडक्शन को पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करके चलोगे, प्रोविजन उसका बना दोगे। और सर अगर वो रिडक्शन का रिवर्सल हो रहा है तो क्या करोगे, तो आप रिवर्स एंट्री पीएनएल अकाउंट के थ्रू प्रोविजन को राइट बैक करके चलोगे। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या नाम देते हैं उसे, जो इसमें भी काम आएगा, ये भी यहां पर ये भी प्रोविजन की बात कर रहा है और ये भी प्रोविजन है, तो सर उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब वो कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट के केस में अगर आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर रही है तो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और पीएनएल अकाउंट में उस प्रोविजन को राइट ऑफ कर दोगे। और सर अगर वो रिडक्शन रिवर्स हो रही है तो उस प्रोविजन को राइट बैक कर लोगे थ्रू पीएनएल अकाउंट। ठीक, अब बात आती है सर अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो दे आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट, उसकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पर ही रहती है। लेकिन अगर वो कहता है कि आपकी कॉस्ट में डिक्लाइन आ रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दिखाई थी उसमें डिक्लाइन आ रहा है, उसमें गिरावट आ गई है, और जो टेम्परेरी नहीं है, मतलब जो डिक्लाइन आ रहा है वो टेम्परेरी ना होके वो परमानेंट नेचर का है, परमानेंट डिक्लाइन है, देन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट डिक्लाइन, आपको तब उस केस में प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के केस में प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तब बनेगा व्हेन द डिक्लाइन इज परमानेंट इन नेचर, या डिक्लाइन इज अदर देन टेम्परेरी, टेम्परेरी डिक्लाइन ना हो। उसके बाद वो कहता है रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड, वो कहता है प्रोविजन को रिवर्स कब करोगे, प्रोविजन को रिवर्स करोगे इफ देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर जो रीजन आपका था रिडक्शन का वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जैसे कि अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो सर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं उसे लंबे समय के लिए रखूंगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन गई मेरी वो। लेकिन सर कंपनी में कुछ मेजर बदलाव आए, कंपनी में कुछ मेजर बदलाव आए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, कंपनी डीमर्ज हो गई, या कंपनी में हैवी लॉसेस हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ सर, वो वैल्यू गिर गई है। और अगर आपको लगता है कि सर ये जो डिक्लाइन है ये परमानेंट नेचर का है, लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं कि सर कुछ टाइम बाद ये डिक्लाइन खत्म हो जाएगा, नहीं सर, वो जो वैल्यू गिरी है वो लंबे समय के लिए गिर चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जो डिक्लाइन है वो परमानेंट नेचर का है, लेकिन कुछ सालों बाद वो रीजंस खत्म हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को दोबारा इंक्रीज करना पड़ेगा, जो प्रोविजन हमने बनाया था उस प्रोविजन को आपको उल्टी एंट्री पास करके राइट बैक करके चलना पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में, आया पॉइंट समझ में? तो दोबारा देखो सर, करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। लेकिन सर अगर आपको लगता है कि आपकी फेयर वैल्यू में रिडक्शन आएगी तो यू नीड टू प्रोवाइड फॉर डिक्लाइन इन दैट वैल्यू, आपको प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन बनाना पड़ेगा। नॉन करंट की बात करूं तो सर नॉन करंट के केस में आपको इन्वेस्टमेंट को कैरी करना पड़ता है एट कॉस्ट, और अगर आपको लगता है कि सर देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्लाइन एंड दैट डिक्लाइन इज अदर देन टेम्परेरी, या डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है, देन यू नीड टू मेक प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको लगता है कि सर वो डिक्लाइन रिवर्स हो सकता है, वैल्यू बढ़ चुकी है, या जो रीजंस था वो रीजंस क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए हैं, तो यू नीड टू रिवर्स दैट प्रोविजन, राइट बैक दैट प्रोविजन। ठीक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में मैंने बता दिया था सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होती है वो एज पर AS 10 होती है एट कॉस्ट मॉडल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से AS 10 लगा के कॉस्ट मॉडल पे उसे वैल्यू करके चलोगे। ठीक।
क्लियर? हाँ जी, आया समझ में? तो दिस इज योर कैरिंग अमाउंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला टॉपिक लिखो, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। टॉपिक नंबर 5th, reclassification of investments। अगेन सर वही दो बातें, रिक्लासिफिकेशन मतलब सर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले आपकी इन्वेस्टमेंट करंट नेचर की थी और अब आप उसको लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना चाहते हो, करंट टू नॉन करंट जाना चाहते हो, नॉन करंट ही वर्ड लिखो, खैर करंट टू नॉन करंट जाना चाहते हो, या तो ये हो सकता है करंट टू नॉन करंट जा सकते हो, या सर रिवर्स सिचुएशन हो सकती है, नॉन करंट टू करंट जा सकते हो, नॉन करंट टू करंट। ठीक, देखो जी, अगर तो आप करंट टू नॉन करंट जा रहे हो तो उस केस में मतलब बैलेंस शीट डेट पे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट करंट नेचर की थी, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं इसको करंट पे ना दिखाकर मैं इसको नॉन करंट पे दिखाना शुरू करूं, हो सकता है सर, ये मैनेजमेंट की इंटेंशन होती है। मैंने पहले इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कि मैं उसको विद इन अ ईयर डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, लेकिन सर मेरी इंटेंशन चेंज हो गई है, मैं कहता हूं कि यार मैं उसे लंबे समय रख लूंगा, कुछ भी हो सकता है। नॉन करंट से करंट भी जा सकती है कि पहले मैं सोचा था लंबे समय के लिए रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार लंबे समय रखने का फायदा नहीं है, बेच बाच के खत्म करो, तो वो करंट हो गई। तो अगर तो आप करंट टू नॉन करंट जा रहे हो तो लिखो ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट का नेचर चेंज कर रहे हो, जिस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट का नेचर चेंज कर रहे हो तो उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। और वैल्यू किस पे दिखाओगे सर? अगर करंट से नॉन करंट पे जा रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। ध्यान से सर, जब आप करंट इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट डेट पर वैल्यूएशन करते हो तब भी लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू है, लेकिन जब आप करंट से नॉन करंट जा रहे हो तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको वैल्यू किस पे दिखानी है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। उसके बाद अगर आप नॉन करंट से करंट पे जा रहे हो, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट नॉन करंट नेचर की थी, आप कॉस्ट पे दिखाए जा रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हो उसे मैं किस पे दिखाऊं? करंट पे दिखा दूं, करंट मान लो उसे, तो लिखो ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब कि सर अगर आप नॉन करंट से करंट पे जा रहे हो तो यू नीड टू चेक कि कॉस्ट कितनी है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है। कॉस्ट और बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक, तो ये आपको याद करना है सर, आपको वैल्यूएशन के रूल्स हैं याद करना है, रिक्लासिफिकेशन के रूल्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। तो दोबारा देखो सर, अगर आप करंट से नॉन करंट पे जा रहे हो तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर यू नीड टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर आप नॉन करंट से करंट पे जा रहे हो तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर यू नीड टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। अब बात ही आती है सर, कई बार क्वेश्चन आता है सर ये जो फेयर वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है क्या ये सेम है? जनरली तो मैं बोल देता हूं सेम है, लेकिन सर अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको इनमें फर्क बताता हूं, फर्क होता है, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क है। वो कहता है फेयर वैल्यू का मतलब इज द अमाउंट, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट, एक मिनट रुकना सर,
fair value is the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction. In an arm's length transaction under appropriate circumstances, market value or net realizable value NRV provides an evidence of fair value. मार्केट वैल्यू मतलब, मार्केट वैल्यू मीन्स इज द अमाउंट obtained from the sale of an investment in an open market, net of expense, necessary to incurred for such disposal. देखो जी, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है. कैसे, क्या फर्क है देखो जी. देखो जी, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है. मान लो मेरे पास ये बॉटल है, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, समझ करो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक. वो कहता है फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मैं एक नॉलेजेबल सेलर हूं, विलिंग सेलर हूं, मतलब मैं ये बॉटल बेचना चाहता हूं और आप एक नॉलेजेबल बायर हो, आप वो बॉटल खरीदना चाहते हो. मान लो अगर मैं इस बॉटल को आपके किसी एसेट के साथ, ये एसेट है आपका, ये आपका एसेट है माउस, मैं अगर मान लो इस अपनी बॉटल को आपके एसेट के साथ एक्सचेंज कर देता हूं, आपके एसेट के साथ एक्सचेंज कर देता हूं, तो जिस वैल्यू पर मैंने ये बॉटल को एक्सचेंज किया है, दैट वैल्यू इज नोन एज फेयर वैल्यू. और एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. आर्म्स लेंथ मतलब सर आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, क्योंकि रिश्तेदार है तो सर वहां बायसनेस आ जाती है, रिश्तेदार से तो नेगोशिएशन चलती है, लेकिन आप रिश्तेदार नहीं हो, आप एक जेन्युइन, आप एक नॉलेजेबल विलिंग बायर हो और मैं एक नॉलेजेबल और विलिंग सेलर हूं. तो अगर मैं अपनी इस बॉटल को आपकी इस आइटम के साथ एक्सचेंज कर देता हूं, तो जिस प्राइस पर, जिस वैल्यू पर मैंने ये बॉटल को एक्सचेंज किया है, दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू ऑफ दैट आइटम. दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू ऑफ दैट आइटम. आया पॉइंट समझ में? आए पॉइंट समझ में? जनरली क्या होता है सर, फेयर वैल्यू वगैरह मार्केट वैल्यू के बेस पे ही होती है. अब देखो आप और मैं जब एक्सचेंज करेंगे तो यही देखेंगे ना सर बाजार में इसकी क्या वैल्यू है, तो जनरली जो फेयर वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू और एनआरवी के हिसाब से ही चलती है. इसलिए बहुत बड़ा फर्क मैं नहीं कह सकता फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में. पॉइंट समझ में आता है फेयर वैल्यू का? फेयर वैल्यू आपको इसलिए समझनी है ध्यान से, क्योंकि सर कल को आप, अभी तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, लेकिन फाइनल लेवल पे जाके आपको इंड एएस पढ़ने हैं, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं. तो सर इंड एएस के अंदर सारी चीजें फेयर वैल्यू के ऊपर है. जो अभी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, इंड एएस में सर सारी अकाउंटिंग चेंज है, फेयर वैल्यू के बेस पे अकाउंटिंग है, क्योंकि दैट इज योर जेन्युइन अकाउंटिंग जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ठीक, अब बात ये आती है सर फेयर वैल्यू समझ में आया. मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू मतलब अगर मैं इस बॉटल को, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को बाजार में बेच दूं,
अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को बाजार में बेच दूं किसी को भी इन अ ओपन मार्केट, मैं अगर ओपन मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को बेच दूं तो मुझे नेट में कितना पैसा मिलता है एक्सपेंसेस कट कुटा के, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। सर एक्सपेंस कट कुटा के मतलब सर मान लो ये ब्रोकर को ये अपना इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए, इस मॉडल को बेचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी जो जरूरी है, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। जैसे आपको पता है सर शेयर्स वगैरह बेचते हो आप स्टॉक मार्केट पे तो किसी ब्रोकर के थ्रू जाकर बेचते हो, क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करता डायरेक्ट सेल को। सेबी कहता है किसी ब्रोकर के थ्रू बेचोगे, तो ब्रोकर क्या करता है उस सेल के ऊपर कमीशन चार्ज करता है, तो कमीशन कट कुटा के जो आपको पैसा मिलेगा दैट इज योर मार्केट वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए, बाजार में बेचने के बाद मुझे जो पैसा एक्सपेंस कट कुटा के पैसा मिल रहा है दैट इज माय मार्केट वैल्यू। और अगर एसेट को मैं किसी नॉलेजेबल बायर के साथ एक्सचेंज करता हूं तो जिस वैल्यू पे वो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू। आया समझ में? आया समझ में? ऊपर वैल्यूएशन में मैंने कहीं भी मार्केट वैल्यू का यूज नहीं किया, मैंने फेयर वैल्यू बोला है। मैंने जब करंट इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनली वैल्यू किया था तब भी मैंने कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लेस लिया, और जब मैं करंट टू नॉन करंट जा रहा हूं तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर तब भी मैंने कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लेस लिया है। ध्यान से सर, प्लीज ध्यान से। आया समझ में पॉइंट? वो जान के कंफ्यूज कर देगा, फेयर वैल्यू भी दे देगा, मार्केट दे देगा, फेयर वैल्यू लेनी है मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। ठीक, अगला पॉइंट जो हमारा एएस का लास्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का जो एएस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज योर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर 6। उसके बाद मैं कैलकुलेशंस करनी सिखाऊंगा। अब हमें सीखनी है सर इस चैप्टर में कॉस्ट निकालना है। इन्वेस्टमेंट्स देखोगे आप, कॉस्ट निकालोगे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वगैरह जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होती है उनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, और जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह जो वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है उनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो हमें कैलकुलेशन सीखनी है नेक्स्ट वाली क्लास में। तो लिखो जी 6 पॉइंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि सर एएस 13 के हिसाब से व्हाट यू नीड टू डिस्क्लोज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कि सर इन्वेस्टमेंट वैल्यू करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू करंट एंड नॉन करंट। in addition to classification as per schedule 3 of the Companies Act 2013। क्या कह रहा है वो कहता है कि सर आपको शेड्यूल 3 में तो सर आपको क्लासिफिकेशन देनी पड़ती है, बैलेंस शीट में ही आता है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, ऐसी करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। वो कहता है शेड्यूल 3 की क्लासिफिकेशन तो है ही है, वो तो करनी है, लेकिन एएस 13 के हिसाब से भी आपको बताना पड़ेगा कि वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज नॉन करंट और करंट। मतलब बैलेंस शीट में तो बताओगे लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में भी लिखोगे कि सर मेरी ये इन्वेस्टमेंट्स करंट है और ये इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट है, बताना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। थर्ड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड सिक्योरिटीज सेपरेटली। सर कोटेड और अनकोटेड क्या होता है अभी करेंगे, आगे क्वेश्चंस में टर्म यूज होगी, लेकिन एक बार बता देता हूं। कोटेड का मतलब होता है कि सर जो इन्वेस्टमेंट बाजार में बिकती है, जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पे बिकती है, जो शेयर डिबेंचर स्टॉक मार्केट पे बिकता है, दैट इज योर कोटेड इन्वेस्टमेंट, कोटेड सिक्योरिटी। और जब जो इन्वेस्टमेंट बाजार में नहीं बिकती है, जो स्टॉक मार्केट पे नहीं बिकती है, जो लिस्टेड नहीं है कहने का मतलब है, तो वो क्या हो जाएगी, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सर मैं कोटेड भी खरीद सकता हूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्री का भी शेयर खरीद सकता हूं, और मैं किसी प्राइवेट कंपनी का भी शेयर खरीद सकता हूं, मनाही थोड़ी ना।
तो जो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा है, जो मैंने लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदा है, दैट इज कोटेड, और जो मैंने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर ले रखे हैं, दैट इज अनकोटेड। तो वो कहता है कि AS 13 के हिसाब से आपको एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा कि कोटेड सिक्योरिटीज कितनी है और अनकोटेड सिक्योरिटीज कितनी है। दोनों की आपको अलग से क्लासिफिकेशन देनी पड़ेगी। और फोर्थ इज योर एनी सिग्निफिकेंट restriction on investment like minimum holding period, for sale oblique disposal, utilization of sale proceeds, और नॉन रेमिटेंस of sale proceeds of investments held outside India। कहने का मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि सर आपको एक पॉइंट और बताना पड़ेगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट को, वो रिस्ट्रिक्शन को अलग से बताना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर लॉक इन पीरियड लग जाता है। लॉक इन पीरियड मतलब कि सर कुछ टाइम तक का लॉक इन पीरियड लगा दिया, इतने साल तक आप उसे बेच नहीं सकते, या फिर कुछ आपका लॉक इन पीरियड लग गया कि आप उस प्रोसीड्स को, सेल प्रोसीड्स को कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर अगर मैंने किसी ओवरसीज कंपनी के, किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, मतलब आउटसाइडर किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो मान लो उस कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि शेयर वगैरह बेच के आप प्रोसीड्स इंडिया में रेमिट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, तो यू नीड टू डिस्क्लोज दैट रिस्ट्रिक्शन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे सर आपने सुना होगा एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती है। तो सर गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, 7 साल का। तो अगर मैंने कहीं गोल्ड बॉन्ड में लेटेस्ट से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 10 लाख के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, और मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं उसे 5 साल तक, 7 साल तक बेच नहीं सकता, तो सर वो मुझे अलग से डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं सर, सबको पता है पीपीएफ अकाउंट होता है। पीपीएफ अकाउंट में सर 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो वो भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी आप अलग से डिस्क्लोज करके चलोगे। तो मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो यू नीड टू डिस्क्लोज दैट इन्वेस्टमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का पॉइंट। आगे जाके अब हमें सिर्फ इसके कैलकुलेशंस वाले पार्ट को देखना है, लेकिन अब हमारा AS 13 का हो गया। सर AS 13 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो डोंट निग्लेक्ट इट। ये सर ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, इससे भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बाकी कैलकुलेशन का तो सर 6, 8, 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये एरिया से भी 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक, आओ जी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो। यस, क्लियर, चलो जी नोट हो गया। तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। ये देखो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, AS बेस्ड क्वेश्चंस।
पढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े जी, पढ़ो। वो कहता है एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 lakhs. The published accounts of unlisted company received in May 2017 showed that the company was incurring cash losses with the declining market share, and long-term investment may not fetch more than 20,000. How would you deal with this in preparing the financial statement of R Limited for 31st March 2017? वो कहता है कि सर कंपनी ने एक अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक अनकोटेड सिक्योरिटी में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अनकोटेड मतलब लिस्टेड नहीं है सर वो। फिर वो कहता है कि सर रिपोर्ट आती है कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी को बहुत ज्यादा कैश लॉसेज हो गए हैं, और जो आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये 20,000 की भी नहीं है अब, यानी कि डिक्लाइन होगी वैल्यू। क्या होगी सर? डिक्लाइन होगी। आप मुझे बताओ कैसे डील करोगे? विल यू मेक प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्या अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करोगे? प्रोविजन बनाओगे या नहीं? सर डिपेंड करता है कि ये जो डिक्लाइन है ये टेम्परेरी नेचर का है या परमानेंट है। अगर तो डिक्लाइन टेम्परेरी नेचर का है तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे, और अगर डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है तो आप प्रोविजन बनाओगे, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, दोनों आंसर आपको बताने पड़ेंगे। सर अगर डिक्लाइन परमानेंट का है तो हम प्रोविजन बनाएंगे, और अगर डिक्लाइन टेम्परेरी है तो हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। आओ जी आंसर रीड कर लेते हैं। एक मिनट, देखो जी, वो कहता है एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 आर अंडर प्रिपरेशन। द व्यूज हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल statement are yet to be completed and approved by the board of directors. Also the fall in the value of investment has been considered on account of condition existing on the balance sheet date. अच्छा देख, अगर आपने देखा हो सर यहाँ पर 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट में है और रिपोर्ट कब आई है? मई 2017 में आई है, तो यानी कि सर बैलेंस शीट डेट के बाद आई है, लेकिन अप्रूवल से पेंडिंग है। तो सर यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो भी हिट हो रहा है। AS4 है, होता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वो कहता है कि अगर आपका कोई भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद होता है लेकिन अप्रूवल अकाउंट से पहले होता है, और वो इवेंट एडजस्टिंग नेचर का है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? उसके लिए आप क्या करोगे सर? प्रोविजन वगैरह बनाकर चलोगे। AS4 भी लगता है यहां पर आपका। तो वो कहता है कि ऑल्सो द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन कंसिडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। वो कह रहा है बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन उसकी एग्जिस्ट थी। इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट, हाउएवर प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन शुड बी मेड टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सच रिडक्शन बीन डिटरमाइंड एंड मेड फॉर ईच इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। AS13 states that indicators of the value of an investment are obtained by reference to the market value, the investee assets and results expected cash flow from the investment. On these basis, the fact of the given case clearly suggests that provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of the long term investment to 20,000 in the financial statement for 31 मार्च 2017। ठीक है, वो कह रहा है प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको। 180 का प्रोविजन बना के वैल्यू को 2 लाख से 20,000 पे पहुंचाना पड़ेगा। ठीक, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। X Limited on 1/1/17 had made an investment of ₹6 lakh in equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term category and rest as temporary investment. वो कह रहा है कि सर 600 में से 300 के तो करंट है और 300 के क्या है? नॉन करंट है। ओके, यहां तक लाइन समझ में आती है। The realizable value of all such investment on 31 मार्च 2017 becomes 200 lakhs. वो कह रहा है सर ये जो 600 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ये 200 लाख पे पहुंच गई, यानी कि वैल्यू बहुत रिड्यूस हो गई है, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू रिड्यूस हो गया बिकॉज वाई लिमिटेड लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि सर वाई लिमिटेड एक केस कॉपीराइट का केस है, हार गई है वो। कॉपीराइट समझते हो सर? कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का कंटेंट को कॉपीराइट करवा देना, रजिस्टर्ड करा देना, और अगर बिना किसी परमिशन के आप उस रजिस्टर्ड कंटेंट को यूज करते हो तो आप कॉपीराइट के एक्ट में फॉल कर जाओगे, वायोलेशन में फॉल कर जाओगे। मान लो मैंने एक बुक तैयार करी, कंटेंट है मेरे पास, मेरा कंटेंट कॉपी करके कोई यूज करने लग गया, तो सर मैं उसके ऊपर कॉपीराइट का केस कर सकता हूं, कॉपीराइट एक्ट में जाकर केस कर सकता हूं, अगर मैंने अपने कंटेंट को कॉपीराइट करवा रखा है तो। ठीक, पहले मुझे करवाना पड़ेगा ना कॉपीराइट। ठीक,
तो वह कह रहा है कि सर वाई लिमिटेड कोई कॉपीराइट का केस हार गई थी, इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट थी वो 200 लाख की पहुंच गई है। भाई वाई लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ना, वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे थे और वाई लिमिटेड हार गई, तो सर वाई लिमिटेड की वैल्यू क्या होगी, गिर गई। From the given market condition, it is apparent that reduction in the value is not temporary in nature. वो कह रहा है ये जो रिडक्शन हो रही है ये परमानेंट नेचर की है, टेम्परेरी नहीं है। How would you recognize the reduction in the financial statement for 31 मार्च 2017? देखो सर 200 लाख की वैल्यू हो गई है, तो सर मैं कह सकता हूं कि मेरी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 100 की हो गई और नॉन करंट भी 100 की हो गई। अब मुझे बताओ 300 से 100 हो गया करंट, तो सर करंट में तो आपको हमेशा क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना ही है, डिक्लाइन को शो करना ही करना है। लेकिन सर नॉन करंट में अगर वैल्यू गिरती है तो उस केस में आप प्रोविजन कब बनाओगे, उस केस में प्रोविजन तब बनाओगे जब व्हेन द डिक्लाइन इज अदर देन टेम्परेरी, परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि सर डिक्लाइन इज अदर देन टेम्परेरी, तो आपको दोनों ही केस में प्रोविजन बनाकर चलना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा 400 लाख का प्रोविजन बनाओगे। ठीक, आओ जी आंसर लिखो। आंसर देखें, लेंथ से नहीं घबराना सर, आपको अपने हिसाब से लिखना है। यहां से आपको थोड़ा वर्डिंग्स मिलेंगे, बाकी आंसर आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करोगे, लेंथ से मत घबराना, इतना बड़ा है, पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मैं रीड कर रहा हूं इसे। वो कह रहा है एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड 600 लाख इन द इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, आउट ऑफ द सेम द कंपनी इंटेंड्स टू होल्ड 50% शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड दैट इज 300 lakhs एंड रिमेनिंग एज टेम्परेरी करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 300 lakhs irrespective of the fact that investment has been held by X limited only for the 3 months that is 11/17 to 31 मार्च 17, AS 13 lays emphasis on the intention। पहले तो उसने बता दिया कि सर करंट और नॉन करंट कैसे कैसे है। ठीक, इन द गिवन सिचुएशन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 17 बिकम 200 lakhs दैट इज 100 lakh इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड 100 lakh इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, हमने मान लिया इक्वल है। ओके, एज पर AS 13 accounting for investment, the carrying amount of current investment is lower of cost or fair value. In respect of current investment for which an active market exists, the market value generally provides best evidence of the fair value. Accordingly, carrying value of the investment held as temporary investment should be shown at realizable value of 100 lakh and deduction is 200 lakh in the carrying value of current investment should be charged to statement of P&L. ठीक, वो कह रहा है कि सर करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करोगे, भाई 300 लाख की तो आपकी कॉस्ट थी और क्या है 100 लाख की आपकी फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू 100 लाख पे वैल्यू करोगे और जो 200 लाख की रिडक्शन है उसको क्या दिखाओगे, P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट्स दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म को तो आप 300 भी दिखाते। द कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन। Here, Y Limited lost a case of copyright which drastically reduced the realizable value of its share to 1/3, which is quite substantial figure. Losing the case of copyright may affect the business and the performance of the company in the long run. Accordingly, it will be appropriate to reduce the carrying amount of long-term investment by 200 lakh and show the investment at 100 lakh. Since the downfall in the value of share is other than temporary, the deduction of 200 lakhs in carrying value of long-term investment will be charged to P&L account. Provision बना के आप उसे P&L account में charge करोगे। आया समझ में? डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Messrs Innovative Garment Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2016 at a cost of 2,50,000। ठीक है सर, 1 अक्टूबर 16 को शेयर्स खरीदे। It also earlier purchased gold of ₹4 लाख, उसने पहले से गोल्ड खरीद के रखा हुआ है 4 लाख रुपए का, और सिल्वर खरीद के रखा हुआ है 2 लाख का ऑन 1st मार्च 2014। द मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2017 ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट वाज एज फॉलोज। आगे क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा, वो क्या रहा है, वैल्यू करके दिखाओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है एक तो शेयर्स खरीदे थे उसने 2.5 लाख रुपए के। एज्यूम क्या करूं सर, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो शेयर है ये मेरे करंट नेचर के हैं, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दे रखा तो करंट है, क्योंकि इंटेंशन वगैरह नहीं बता रखा। अब करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करो, वो कह रहा है 2.5 लाख की कॉस्ट थी, 2,25,000 की मार्केट वैल्यू है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, तो शेयर की वैल्यूएशन किस पे होगी, 225 पे होगी।
और जो गोल्ड और सिल्वर है सर, गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये 1 मार्च 2014 को खरीदी थी तो सर वो लॉन्ग टर्म ही है, और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म नेचर की ही होती है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए तो आपको कॉस्ट ही चाहिए, और कॉस्ट कितनी है, 4 लाख और 2 लाख, और सर यहाँ पर 6 लाख हो गया है, 3.5 लाख हो गया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 लाख और 2 लाख पे ही शो करेगी, यानी कि शेयर्स की वैल्यू आप शो करोगे 225, और सर इसका जो रिडक्शन हो रही है वैल्यू में 25,000 की रिडक्शन हो रही है, वो पीएनएल से राइट ऑफ कर दोगे। जो गोल्ड है, गोल्ड आपका 4 लाख पे शो होता रहेगा, और जो सिल्वर है आपका, सिल्वर भी आपका 2 लाख पे शो होता चला जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 4 5 6 7 8 8,25,000। ठीक, आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13 revised. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. वो कह रहा है reclassification करनी है। पहला, a portion of current investment purchased for 20 lakhs, ये कॉस्ट दे रखी है आपको, to be reclassified as long term investment. करंट से लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो, करंट से नॉन करंट या लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो, तो क्या रूल था सर? करंट से लॉन्ग टर्म पे जाने का रूल था हमारे पास, बताओ जी, याद है या नहीं? ऊपर देख लो, करंट से लॉन्ग टर्म पे जाने का रूल था, ट्रांसफर डेट पे लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। द कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन देम, द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 25 लाख। तो किस पे वैल्यू करोगे? वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर लेस। आप किस पे वैल्यू करोगे? इसे कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, कॉस्ट पर ही वैल्यू करोगे। ठीक, पॉइंट समझ में आता है? तो 20 लाख पे आप इसे दिखाओगे। नेक्स्ट, another portion of the current investment purchase for 15 lakh to be reclassified as long term. करंट से लॉन्ग टर्म पे दोबारा जा रहे हैं, यानी कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever less. The market value of these investment as on the date of the balance sheet is 6.5 lakh. अब कैसे लेके जाओगे सर? कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever less, तो 6.5 लाख पे दिखाओगे, और जो डिडक्शन हो रही है उसको आप पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे। उसके बाद certain long term investment no longer considered for holding purpose to be reclassified as current. long term से current पे जा रहे हो, long term से current के लिए आपको चाहिए cost और carrying amount whichever is less. The original cost of these were 18 lakh but had been written down to 12 lakh to recognize other than temporary decline as per AS 13. वो कह रहा है 12 लाख की रह गई है, वो पहले 18 लाख की थी, अब वो 12 लाख की रह गई है, यानी कि कैरिंग वैल्यू इज 12 लाख। मुझे बताओ किस वैल्यू पे दिखाओगे? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट whichever is less, तो 12 लाख पे दिखाओगे। और ये जो 6 लाख का लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? उसका प्रोविजन बना के पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है सर, ये रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू चिप Equity Investment Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13 revised. State the value at which investment is to be reclassified in the following cases. पहला, long term investment in company A costing 8.5 lakh are to be reclassified as current. Long term से current पे जा रहे हो आप, तो आपको चाहिए cost और book value whichever is less carrying amount. The company had reduced the value of these investment to 6.5 lakh to recognize other than temporary decline and fair value on the date of transfer is 6.8 लाख। मुझे बताओ फेयर वैल्यू किसी काम की है सर? नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। तो किस पे दिखाओगे आप इसे? 6.5 लाख पे दिखाओगे, और ये जो 2 लाख का लॉस है उसका प्रोविजन बना के राइट ऑफ कर दोगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कॉस्टिंग 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। अगेन लॉन्ग टर्म से करंट पे जा रहे हो, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 8 लाख एंड बुक वैल्यू इज 7 लाख। तो आपको चाहिए सर 7 लाख और 7 लाख विच एवर इज लेस, तो 7 लाख पे इसे दिखाओगे, फेयर वैल्यू नहीं लेते यहां पर। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। अब आप जा रहे हो करंट से लॉन्ग टर्म, तो करंट से लॉन्ग टर्म के लिए आपको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट है 10 लाख और फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 12 लाख विच एवर इज लेस, तो 10 लाख पे ही इसे दिखाओगे, कोई प्रोविजन वगैरह नहीं बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, कर लेना सर, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, लैंग्वेज टू लैंग्वेज सेम है, अमाउंट चेंज है, बस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सेम है,
सेम एज, वही गोल्ड सिल्वर वाला क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी देख लेना एक बार आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। परिधि लिमिटेड हैज करंट इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड शेयर्स परचेज फॉर ₹5 लाख, ये कॉस्ट दे रखी है आपको, दिस इज कॉस्ट, विच द कंपनी वांट्स टू रिक्लासिफाई एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले करंट थी, अब करंट से लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं हम। करंट से लॉन्ग टर्म पे जाने का रूल, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट पता है हमें 5 लाख की, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 2.5 लाख। हाउ विल यू डील ऑन 31 मार्च 2018 विद AS 13। बताओ जी, 5 लाख की कॉस्ट है, फेयर वैल्यू 2.5 लाख की है, करंट से लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो तो आप इसे 2.5 लाख पे शो करोगे, 2.5 लाख पे शो करोगे, और जो 2.5 लाख का डिक्लाइन आ रहा है दैट विल बी रिटन ऑफ इन द P&L अकाउंट। ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। On 15 June 2018, Y Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13 revised. Decide and state the amount of transfer based on the following information. पहला, a portion of long-term investment purchased on 1 March 17 are reclassified as current. Long term से current पे जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, cost और carrying amount whichever is less. Original cost is 14 lakh, but इसको हमने reduce कर दिया 2 लाख पे due to decline other than temporary. ठीक है, मार्केट वैल्यू 11 लाख, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो 14 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस, तो 2 लाख पे दिखाऊंगा, और 12 लाख का क्या बनाऊंगा सर मैं, प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 15 जनवरी आर टू बी रीक्लासिफाइड एज करंट। फिर दोबारा लॉन्ग टर्म से करंट पे जा रहा हूं मैं। ओरिजिनल कॉस्ट वाज 7 लाख और इसको रिड्यूस कर दिया हमने 5 लाख पे फॉर अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी, परमानेंट नेचर का डिक्लाइन था। मार्केट वैल्यू है 4.5 लाख, ये किसी काम की नहीं है, तो 7 से 5 पे 5 लाख पे दिखाओगे, और 2 लाख का क्या करोगे सर, प्रोविजन इन द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाओगे। अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 15 मार्च 18 फॉर 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। करंट से लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो, करंट से लॉन्ग टर्म पे जाने का रूल, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 18 वॉज 6 लाख एंड फेयर वैल्यू वॉज 8.5 लाख। ध्यान से, वो कह रहा है 6 लाख की मार्केट वैल्यू है और 8.5 की फेयर वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो मेरे लिए सर क्या रेलेवेंट हो जाएगा, ये मेरे लिए 6 लाख मार्केट वैल्यू किसी काम की नहीं है। बताया था मैंने डिफरेंस सर, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में फर्क होता है थोड़ा बहुत। ठीक, उसके बाद another portion of current investment purchased on 7 December 17 for 4 lakh are to be classified as long term. Again current से long term पे जा रहे हो तो cost और fair value whichever is less. Cost है इसकी 4 लाख and the market value of this investment is 3.5 लाख। ये फेयर वैल्यू होगी सर, ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू ऑन 15 जून इज 3.8 लाख। तो मेरे लिए सर 3.5 लाख किसी काम की नहीं, मेरे लिए 3.8 लाख रेलेवेंट है। तो 4 लाख और 3.8 लाख विच एवर इज लेस, तो मैं 3.8 लाख पे दिखाऊंगा और 20,000 रुपए का क्या करूंगा मैं, P&L में राइट ऑफ करके, P&L में प्रोविजन को राइट ऑफ कर दूंगा। आया सर समझ में? चलो जी, तो ये हो गया हमारा AS 13 का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वाला पार्ट। ठीक, AS 13 वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी कैलकुलेशंस कराऊंगा, अपना प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर आएंगे। 2 ही हैं बस प्रैक्टिकल पार्ट में, 2 चीजें हमें देखनी है। एक देखना है सर कॉस्ट, हम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी जैसे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स वगैरह जिस पर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। बीच बीच में सेल भी होती है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए, वो हम सीखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे सर कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, जहां पर सर इनकम फिक्स नहीं होती, जैसे शेयर्स पर इनकम फिक्स नहीं होती। तो कहता है कि सर शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन केस ऑफ शेयर्स सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन केस ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह भी सीखेंगे। ठीक, चलो फिर तो ये हमारा हो गया आज का AS 13 वाला पार्ट। चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।